हेलो एवरीवन, हॉप लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन, एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को बीच में स्किप मत करना, लास्ट तक देखिए। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों का टारगेट है एनी हाउ इसी बार वी हैव टू क्रैक जेआरएफ नेट जेआरएफ, इसी बार हम लोगों को क्रैक करना है। तो हॉप लर्निंग एकेडमी के साथ बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं रिसर्च एप्टीट्यूड एमसीक्यू यूजीसी नेट पेपर 1। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम which of the following features may considered critical। क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में इसमें से दिए हुए कौन सा फीचर्स क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन है डेटा कलेक्शन विद स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल। क्वालिटेटिव रिसर्च में तो बता रहा है कि डेटा कलेक्शन होता है स्टैंडर्डाइज्ड रिसर्च टूल के जरिए। सैंपलिंग ऑप्शन बी है सैंपलिंग डिजाइन विद प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक। सैंपलिंग डिजाइन में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस। डेटा कलेक्शन बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस की तरह से किया जाता है। डेटा गैदरिंग टू टेक प्लेस विद टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंस। डेटा गैदरिंग किया जाता है टॉप डाउन सिस्टमेटिक एविडेंस की बुनियाद पर। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम के लिए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आपको मालूम होगा आपको मालूम होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च को हम लोग इंडक्टिव मेथड से, एक तरह से आप कह सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, इंडक्टिव इंडक्टिव होता है ना कि डिडक्टिव। तो इसमें हम यूज करते हैं डेटा कलेक्शन होते हैं बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंस पर, है ना। बाकी ऑप्शन तो ऐसे भी कर जाता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में जरूरी नहीं, स्टैंडर्डाइज्ड टूल भी जरूरी नहीं है। और तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेटा कलेक्शन विद बॉटम अप एम्पिरिकल एविडेंसेस। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट इज फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। देखिए, रिपोर्टिंग फॉर्मेट रिसर्च करने के बाद रिसर्च का रिपोर्टिंग लिखा जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि किसका फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड रहता है। पहले से फॉर्मली डॉक्टरल लेवल थीसिस, डॉक्टरल लेवल थीसिस, या कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चेस, या वर्कशॉप एंड सेमिनार, या सिंपोजियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। डॉक्टरल लेवल थीसिस में रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं सिंगल पेज में कर लेता हूँ, हाँ, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा इज। टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा, आपको डेटा आप सुने होंगे, डेटा का सोर्स प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। यहाँ पर आप आज नया टर्म सुन रहे हैं टर्शियरी सोर्स। तो टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, फर्स्ट फिल्म्स, होर्डिंग एंड पोस्टर्स। फिल्म्स या होर्डिंग या पोस्टर से जो डाटा लेते हैं। या ऑप्शन नंबर सेकंड गवर्नमेंट गेजेट, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। ऑप्शन नंबर 3 इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। इंफॉर्मेशन प्राइमरी सेकेंडरी दोनों सोर्स से लिया गया हो। या लास्ट ऑप्शन डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पॉलिसी पेपर्स। डेटा पॉलिसी पेपर से कलेक्ट किया है। तो आपको बताना है टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा जिसमें हम डायरेक्टली बिना डायरेक्टली जो डाटा कलेक्शन करने वाले हैं या रिसर्चर है, वो डायरेक्टली डेटा को कलेक्शन करते हैं। और सेकेंडरी
सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है, पहले से डेटा कलेक्टेड है उससे हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, दैट इज सेकेंडरी सोर्सेज। बट टर्शियरी सोर्सेज ऑफ डेटा अगर बोला जाए तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्स से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, from the following list of statement identify the set which has negative implication for research ethics। आपको दिए हुए स्टेटमेंट से यह आइडेंटिफाई करना है कि किस में रिसर्च एथिक्स का नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट द फाइंडिंग्स ऑफ अनदर रिसर्च। एक रिसर्चर किसी दूसरे रिसर्चर के रिसर्च को क्रिटिकली देखता है उसके फाइंडिंग को। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर सेकंड है रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंसेस। रिलेटेड जो स्टडी किया गया है उसको बिना कोई प्रॉपर रेफरेंस के पब्लिश कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट है रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग। रिसर्च फाइंडिंग इसका बेसिस होगा पॉलिसी मेकिंग का। ऑप्शन नंबर 4 है कंडक्ट फॉर प्रैक्टिशनर इज इन स्क्रीन्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस, है ना। कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस। उसके बाद होगा नेक्स्ट रिसर्च स्टडी इज replicated with a view to verify the evidence from researcher। एक रिसर्चर क्या करता है रेप्लिकेट जानते हैं, सेम ऑब्जेक्टिव और सेम पॉपुलेशन पर फिर से वापस जब रिसर्च किया जाता है तो उस तरह का रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो रिसर्चर स्टडी इज रेप्लिकेटेड विद अ व्यू टू वेरीफाई द एविडेंस फ्रॉम अदर रिसर्चर। या लास्ट स्टेटमेंट है बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड policy implementing process are regulated in terms of preliminary studies। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब इस पर हम लोग बात कर लेते हैं 2, 4 और 6। देखिए यहाँ नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स आपको मालूम होगा, रिसर्च एथिक्स में मतलब जैसे आप कोई चीज को आप रीड करते हैं तो उसका आपको रेफरेंस लिखना है, या आपको प्लेगरिज्म नहीं करना है कि किसी दूसरे का रिसर्च किया हुआ फाइंड तो अपने रिसर्च में डायरेक्टली इंक्लूड कर दिया। तो इस तरह का क्या होता है कि रिसर्च एथिक्स होता है, या रिसर्च एथिक्स डाटा कलेक्शन करने में किसी भी तरह का बायसनेस या रिसर्च रिपोर्ट में या फाइनल लिखने में किसी तरह का नहीं। तो ये सब क्या है रिसर्च एथिक्स। तो यहाँ पर नेगेटिव इम्प्लीकेशन देखना, तो नेगेटिव इम्प्लीकेशन नेगेटिव वे में एक ही ऑप्शन नंबर सेकंड मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंसेस। बिना कोई प्रॉपर रेफरेंस का हम स्टडीज को लिख देते हैं। या उसके बाद फोर्थ नंबर में कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस। रिसर्च रिपोर्टेड रिसर्च एविडेंस के बिना पर हम क्या करते हैं प्रैक्टिशनर को स्क्रीन करते हैं। या लास्ट ऑप्शन था बोथ पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है which of the following statement about the applied research is correct। अप्लाइड रिसर्च के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट अप्लाइड रिसर्च इज यूज टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च का यूज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। स्टेटमेंट नंबर सेकंड इट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। यानी अप्लाइड रिसर्च का यूज हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। किस तरह का, जैसे कोई डेवलपिंग कंट्रीज वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व करने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च का यूज कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 अप्लाइड रिसर्च इज एक्शन ओरिएंटेड। अप्लाइड रिसर्च एक्शन ओरिएंटेड होता है, यानी अप्लाई किया जाता है किसी में। या
स्टेटमेंट नंबर 4, अप्लाइड रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। तो आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है, ओनली 1 सही होगा, 1 एंड 2 सही होगा, या 1 2 एंड 3 सही होगा कि नॉन, यानी कोई सही नहीं है। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अप्लाइड रिसर्च के लिए सही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसके लिए आपका इसका आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसका हम लोग वीडियो भी बना चुके हैं। आप पेपर आप हॉप लर्निंग एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। उसमें आपको पेपर 1 का वीडियो मिलेगा। उसमें मैंने फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च का एक वीडियो बनाया, काफी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो, उसमें चर्चा किया। देखिए अप्लाइड रिसर्च सिंपली इसके नेम से क्लियर है। जैसे अप्लाइड रिसर्च में कोई जो रिसर्च का फंडिंग होता है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसको हम अप्लाई किए करते हैं, चाहे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी चीज इंप्रूवमेंट लाने के लिए। तो इसमें से पहला जो ऑप्शन है, अप्लाइड रिसर्च यूज टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ऑब्वियसली ये सही होगा। उसके बाद ये भी सॉल्व प्रॉब्लम है, कोई एजुकेशन सिस्टम में कोई डेवलपिंग कंट्री है तो वो भी सही होगा। और अप्लाइड रिसर्च ऑब्वियसली एक्शन ओरिएंटेड, ये नहीं कि रिसर्च फाइंडिंग आया उसको छोड़ दिए, ऐसा नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाइड रिसर्च एक्शन ओरिएंटेड होता है। और लास्ट ऑप्शन बिल्कुल गलत है, अप्लाइड रिसर्च इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल बेसिक रिसर्च का दूसरा नाम फंडामेंटल रिसर्च है। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर 1 2 एंड 3 है ना, ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन, एक ऐसा रिसर्च जिसका पर्पस होता है इमीडिएट एप्लीकेशन का, वो क्या होता है? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एम्पिरिकल रिसर्च। तो इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा रिसर्च है जिसका इमीडिएट एप्लीकेशन होता है। इमीडिएट एप्लीकेशन होता है एक्शन रिसर्च का। एक्शन रिसर्च का पर्पस ही होता है कोई इमीडिएट या कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसका पर्पस ये नहीं होता है कि हम इसको जनरलाइज करें, इस तरह का नहीं। जैसे क्लासरूम में टीचर यूज ज्यादातर करते हैं, बाकी जगह भी हो सकता है लेकिन टीचर तो यूज करते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर बच्चा रोज लेट आ रहा हो, या कोई पर्टिकुलर बच्चा क्लास में कंसंट्रेट नहीं हो, इस तरह का कुछ और भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका पर्पस होता है इमीडिएट एक्शन का, है ना। एक्शन इमीडिएट एप्लीकेशन, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज एक्शन रिसर्च। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, which among the following is not the characteristic of research? इसमें से कौन सा रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पहला, इट इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, ये सिस्टमेटिक और साइंटिफिक इंक्वायरी है। आपको इसमें से चूज करना है कि रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, इस पर आपको ध्यान देना है। इट इज अ सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, इट एम्स एट फाइंडिंग न्यू इंफॉर्मेशन, it helps to formulate new theories and concepts, it is limited to academic domain, है ना। तो रिसर्च का आप देखते हैं, रिसर्च का इट इज सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक इंक्वायरी, ये तो सही है, ये तो होता ही है। रिसर्च एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक होता है। और इट एम्स टू एट फाइंडिंग न्यू इंफॉर्मेशन, रिसर्च का ये भी सही पॉइंट है। रिसर्च का पर्पस होता है कि कोई नया इंफॉर्मेशन, नए थ्योरी, नए इंफॉर्मेशन को जनरेट करे, नॉलेज को। या ऑप्शन नंबर 3 है, इट हेल्प्स टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही। एंड लास्ट ऑप्शन है, इट इज लिमिटेड टू एकेडमिक डोमेन, सिर्फ रिसर्च हम एकेडमिक डोमेन में किया जाता है, बिल्कुल गलत, ऐसा जरूरी नहीं है। तो रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं है कि ये सिर्फ एकेडमिक डोमेन तक ही आपका लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन का से क्या मीनिंग रखता है? फर्स्ट ऑप्शन है, अ वे ऑफ कंडक्शन रिसर्च दैट इज नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, एक रिसर्च को कंडक्ट करने का वे है जो क्या है, ग्राउंडेड इन थ्योरी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, द चॉइस बिटवीन यूजिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड,
यानी रिसर्च डिजाइन का मीनिंग है कि ये हमें चॉइस करने में मदद करता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च लेना है कि क्वांटिटेटिव है। या ऑप्शन नंबर सी जो लास्ट है, द सॉरी सी नंबर, द स्टाइल इन विच यू प्रेजेंट योर रिसर्च फाइंडिंग्स, जिस तरीके से आपको रिसर्च फाइंडिंग प्रेजेंट करना है वो तरीका, जैसे ग्राफ से या दूसरे तरीके से, वो रिसर्च डिजाइन है। या लास्ट ऑप्शन है a framework for every stage of the collection and analysis of data। लास्ट ऑप्शन है एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें हर एक स्टेज का, आपको मालूम है रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो हर एक स्टेज का, चाहे वो डाटा कलेक्शन हो या एनालिसिस का, सब कुछ उसमें डिटेल रहता है। तो ऑब्वियसली जो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी रिसर्च डिजाइन क्या है, अ फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। एक खाका है, एक क्या है, एक सांचा भी बोल सकते हैं, फ्रेमवर्क है जिसमें हर एवरी स्टेज ऑफ रिसर्च आप क्लियरली इंडिकेट किया हो रहता है, चाहे डेटा कलेक्शन का हो चाहे एनालिसिस का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अ वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इज नोन एज। एक ऐसा वेरिएबल जिसको मैनिपुलेट करते हैं उसको कहा जाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है। तो मैनिपुलेट किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। आपको याद होगा इसका मैं वीडियो भी बनाया था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही ये सब वर्ड आपको मिल जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल। अगर इसको अगर आपको डिटेल से देखना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, बाकी मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ही हमेशा मैनिपुलेट करते हैं, उसके बाद उसका जो इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल में देखते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 10 है मैच द एप्रोप्रिएट टर्म। आपको इसमें से मैच करना है, क्वेश्चन नंबर 10 मैच द एप्रोप्रिएट टर्म। इसमें से रिसर्च का कुछ टर्म्स दिए हुए हैं आपको और इसका इधर एक्सप्लेनेशन दिया, डेफिनेशन, तो आपको सही मैच करना है। पहला सिंपल, सिंपल साइज, सिंपल फ्रेम, सिंपल टेक्निक। तो सिंपल से रिलेटेड है, आपको इसमें से देखना है प्रोसीजर यूज टू सेलेक्ट द नंबर्स विद इन द पॉपुलेशन। प्रोसीजर जिसमें हम देखते हैं प्रोसीजर यूज टू सेलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम, आपको मालूम होगा कि पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, तो उसी में कुछ टेक्निक है। पहला है देखिए प्रोसीजर यूज टू सेलेक्ट द मेंबर्स विद इन द पॉपुलेशन। एक प्रोसीजर है जिसके जरिए पॉपुलेशन में से हम मेंबर को सिलेक्ट करते हैं। लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल चूजन विद इन द पॉपुलेशन, लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल जिसको हम पॉपुलेशन से चूज किए हैं। या नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पीपुल इन द सिलेक्टेड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से जितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है, द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, सिलेक्टेड पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो इसमें से आपको बताना है, तो मैच करके देखिए। सिंपल टेक्निक देखिए, डी का 1 आपको इसका आंसर की भी मैंने दिया था तो ये वाला आपको देख रहा होगा प्रोसीजर यूज टू सिलेक्ट द मेंबर, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सिंपल टेक्निक होगा डी का 1। देखिए एक ही ऑप्शन में डी का 1 मिल गया, तो ये ऑब्वियसली बी वाला सही होगा। देखिए इसमें हम लोग डिटेल से बात करते ही से आपको जानकारी भी मिलेगा। ए का 4 यानी सिंपल, सिंपल क्या है, सिलेक्टेड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में से जितने पार्ट को, जितने लोगों को, जितने इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया गया, दैट इज सिंपल। सिंपल साइज, फिर उस सिंपल में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने पीपुल है वो सिंपल साइज होगा, यानी बी का 3 ये है। नंबर ऑफ पीपुल इन द सिलेक्टेड पॉपुलेशन, सिलेक्टेड पॉपुलेशन में कितने लोग हैं। उसके बाद सिंपल फ्रेम, सिंपल फ्रेम में क्या होगा, एक लिस्ट, फ्रेम का मतलब जिसमें हम लिस्ट आउट करेंगे, लिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल चूजन विद इन द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में से जितने
इंडिविजुअल को चूज किया गया, उसका फ्रेम तैयार करना, उसका लिस्ट तैयार करना। और सैंपल टेक्निक, टेक्निक तो तरीका यानी प्रोसीजर है, प्रोसीजर यूज टू सेलेक्ट द मेंबर्स विद इन द पॉपुलेशन। इस तरह से आपका आज का ये वीडियो था, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आंसर की भी मैंने देखा। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? आज हम लोगों ने रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन डिस्कस किया। इसी तरह से मैं आपको यूजीसी नेट का हर एक टॉपिक वाइज करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करता हूं, और इस चैनल में आपको प्रीवियस पेपर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होता है वो डायरेक्टली सेलेक्टेड फ्रॉम प्रीवियस पेपर, वो आपके एग्जाम के लिए, आपके पेपर देने के लिए, वो आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से और भी जानने के लिए चैनल के साथ बने रहे। अगर आप वीडियो का अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।